हम्म, तो आज देखेंगे हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब विचलन के माप, जो कि हमारे 4th यूनिट का सेकंड टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके हम आज परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद परिभाषा को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। परिभाषा क्या कहता है? विचलन का माप श्रेणी में आंकड़ों के फैलाव या प्रसार का माप है। ठीक है, एक इसमें क्या बोला गया कि कोई श्रेणी अगर हमको दिया गया है तो उसमें जितने भी आंकड़े हैं उनके बीच कितना फैलाव है, कितना प्रसार है, उस चीज का माप क्या है? हमारा विचलन का माप। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के दोनों ओर आंकड़ों के फैलाव को मापता है। सेम है, बस शब्द थोड़े से आगे पीछे हुए हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब इस परिभाषा को थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लो हमारा एक आंकड़ा ऐसा नॉर्मल दिया हुआ है 1 2 3 4 5, एक आंकड़ा का सीरीज है। तो इस सीरीज में इनके बीच का फैलाव जो है उसको ज्ञात करने का जो है तरीका, वही विचलन का माप कहलाता है। कैसे? अब ये 1 से लेकर 5 तक फैला हुआ है, मतलब इनके बीच कितना फैलाव है? तो 5 माइनस 1 किए तो फैलाव मिल जाएगा 4। मतलब इसमें जो फैलाव है वो 4 आंकड़ों का फैलाव है। यहाँ से शुरू है तो 1 2 3 4 तक फैला हुआ है। ऐसे आंकड़ों के फैलाव को मापना विचलन के माप कहलाता है। परिभाषा को छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं। इसके कैलकुलेशन में आएंगे तो ये थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि विचलन का माप होता क्या है। विचलन के माप के भी जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के कितने भाग थे? 3, मीन मीडियन मोड। सेम इसमें भी वैसे ही 4 भाग हैं। इसमें कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रकार या टाइप्स। फर्स्ट रेंज, सेकेंड क्वार्टाइल, डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन, चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 प्रकार के विचलन के माप होते हैं। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में थे मीन मीडियन मोड, वैसे इसमें 4 प्रकार होते हैं। अब इन चारों प्रकार को हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक पॉइंट पे और गौर कराना चाहूँगा कि यहाँ पर वेरिएबिलिटी मतलब होता है विचलन, और इस विचलन शब्द के कुछ समानार्थी शब्द भी हैं। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में उन शब्दों का यूज़ कर दे वेरिएबिलिटी की जगह, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कारण से उन शब्दों को हम थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसके बाद इन प्रकारों को हम जानेंगे। तो वेरिएबिलिटी से रिलेटेड जो वर्ड है, और वर्ड क्या है हमारे? ये डिस्पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी विचलन का ही समानार्थी शब्द है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन करके भी अगर दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही चीज है। इसी को सेम टू सेम स्कैटर, ये भी फैलाव को ही बताता है। और क्या है? एक वर्ड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मीन मीडियन को जब सॉल्व करते थे तो डेविएशन, मीन में ज्यादा पढ़े उसको, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है डेविएशन। सेम वही है, ये भी विचलन ही है। और होता है इसमें फैलाव स्प्रेड। स्प्रेड को भी एक समानार्थी शब्द है इसमें। डेविएशन को मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ है। और स्प्रेड, ये सभी शब्द क्या हैं? सेम समानार्थी शब्द हैं। किसके? वेरिएबिलिटी के। ये भी विचलन है, ये भी विचलन है, ये फैलाव है, ये भी फैलाव है।
तो जितना इसमें हम और परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि फैलाव को मापने वाला चीज़ ही क्या है, हमारा विचलन का माप है। तो आगे बढ़ते हैं हम फर्स्ट प्रकार के इसके टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो फर्स्ट टाइप रेंज। रेंज किसे कहते हैं? तो रेंज हम क्या है, किसी श्रेणी में उच्चतम मान तथा न्यूनतम उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को क्या रेंज, अच्छा रेंज को हम हिंदी में बोलते हैं विस्तार या प्रसार। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में लिख रहा हूं इसलिए लिख देते हैं, अंतर को क्या कहते हैं? विस्तार। ब्रैकेट में रेंज कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा से आपको समझ में आता है रेंज क्या है, किसी श्रेणी में उच्चतम मान जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो और न्यूनतम मान के बीच का जो अंतर है वही हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा या प्रसार कहलाएगा। तो परिभाषा से हमको इसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा इसका? रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पूरा लिख लेना, माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो रेंज इक्वल टू एच वी माइनस एल वी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सीरीज कितने प्रकार के हैं? 3। तो तीनों को हम इसमें से सॉल्व करके देखेंगे रेंज में कैसे निकलेगा। पहला एग्जांपल फर्स्ट, इसके लिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए इंडिविजुअल सीरीज मान लो हमारे पास दे दिया है 8, 10, 12, 20, 9, 4, 3, 18। ठीक है, हो सकता है कोई नंबर और रिपीट भी हो, 18 को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हमको क्या दे दिया? इंडिविजुअल सीरीज किसी भी क्रम में, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है, तो इसमें हमको टेंशन नहीं होता कि सीक्वेंस जमाना है, कुछ करना है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या कहता है? हाईएस्ट वैल्यू लो और लोएस्ट वैल्यू लो। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे इसमें। तो रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला ऊपर है आपके पास। तो रेंज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट वैल्यू इसमें से कौन सा है देखेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो 20, ये हमारा क्या है? हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, 20। तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 हाईएस्ट वैल्यू। फिर उसके बाद क्या बोला है? लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा दिख रहा है? यहाँ 3 हमारा सबसे लोएस्ट दिख रहा है, तो -3। यहाँ पर अब आंसर आ जाएगा क्या? 70। ये हमारा रेंज का आंसर है। ठीक है, किसके लिए? इंडिविजुअल सीरीज के लिए। हमने क्या देखा? सिर्फ 2 नंबरों से हमारा काम बन जा रहा है, हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाला। बीच के कोई भी नंबर हमारे काम के नहीं है। तो रेंज सिर्फ 2 नंबरों पे डिपेंड रहता है। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि इसका जो विचलन का माप के जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम टू सेम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पूरा उतार देना है। 7 पॉइंट उसमें भी थे, 7 पॉइंट इसमें भी होंगे। सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी यूज़ होंगे, तो इसीलिए मैं उसको नहीं लिखा हूँ यहाँ पर अलग से, तो उसको वहाँ से आप कॉपी कर लेंगे इसके लिए भी। अब हमको चाहिए क्या? फॉर्मूला को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से फॉर्मूला तो याद हो गया होगा।
क्योंकि अब नेक्स्ट सीरीज के लिए तो थोड़ी जगह चाहिए। नेक्स्ट सीरीज डिस्क्रीट फिर कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल 2 डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट के लिए डिस्क्रीट कैसा दे दिया होता है हमको डेटा x और f, ये स्कोर है और ये उसकी आवृत्ति। x स्कोर है और f उसकी आवृत्ति। अब स्कोर कुछ भी हो सकता है, 5, 8, 9, 10, 12, ठीक है। यहाँ पर देखो x जो है कोई पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है। 5 मान लो 2 बार है, 8 मान लो 3 बार है। मैंने पहले डिस्क्रीट सीरीज को समझा दिया है क्या है। ये देखा जाए तो इंडिविजुअल सीरीज जैसा ही है, बस इसमें ग्रुपिंग कर दिया जाता है कि 5 कितनी बार आया, 8 कितनी बार, कोई नंबर कितनी बार आया है उसको। 1 बार आया, ये मान लो 10 बार आया है, ये मान लो 11 बार आया है, ठीक है। तो हम अगर इसको सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज में लिखें नॉर्मली तो 5 को 2 बार लिखेंगे, 8 को 3 बार लिखेंगे, 9 को, ऐसा ही लंबा सीरीज हो जाता है। तो सीरीज को हम क्या करते हैं, छोटा करने के लिए ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हर एक नंबर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, कोई इसमें सीक्वेंस नहीं होता। जैसे यहाँ पर 5 के बाद डायरेक्ट 3 बढ़ गया, 8 आ गया, 8 के बाद 9 आ गया, 9 10, 10 के बाद फिर 11 गया, फिर 12 आ गया। तो ऐसा इसलिए इसको डिस्क्रीट बोला जाता है। लेकिन ये भी कंटिन्यूअस सीरीज का एक ग्रुप डेटा का एक पार्ट है, क्योंकि इसमें ग्रुपिंग हुआ। अब इसमें हम देखेंगे क्या, रेंज। तो इसके लिए रेंज, तो इसमें अब रेंज अब देखेंगे। यहाँ पर ये तो फ्रीक्वेंसी और ये x है, हमारा आंकड़ा ये है मेन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ बता रहे कि वो आंकड़ा कितनी बार दोहराया गया है। तो मेन जो चीज है ये है हमारा, हमको इसी पे फोकस करना है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू देखेंगे। हम लोग मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को सॉल्व कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। और बच्चा सोचता है कि उसको हम सही बना के आए हैं, हमको नंबर क्यों नहीं मिला। नंबर इसलिए नहीं मिला क्योंकि गलत चीज़ को आप सॉल्व करके आ गए। फ्रीक्वेंसी को सॉल्व नहीं करना है, हमको डिजिट को सॉल्व करना है, कौन सा अंक है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 12। तो 12 हाईएस्ट, फिर लोएस्ट क्या है, 5। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं बार बार फॉर्मूले को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग जब भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन पेपर में, फॉर्मूला वो पहले लिखोगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, उसके बाद ही यहाँ पर पुट करोगे वैल्यू को, ठीक है, फिर उसका सॉल्व। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7। ये है आंसर, रेंज, ठीक है। इसमें एक और पार्ट है जिसको लास्ट में बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। अब मान लो कंटिन्यूअस, अच्छा फ्रीक्वेंसी को रहने देते हैं, फ्रीक्वेंसी क्योंकि मतलब तो है ही नहीं, हमको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। और अभी कौन सा सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। मान लो यहाँ से 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 कंटिन्यूअस है, तो इसलिए कंटिन्यू नंबर रहते हैं इसमें। 20 to 25, 25 to 30, ये हमको मिल गया। यहाँ 2 3 था, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब है नहीं क्योंकि कितना भी रख लो, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा है, कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसमें आप देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। मैंने पहले बताया था फ्रीक्वेंसी को हमको नहीं सॉल्व करना है, हमको किसको करना है, डिजिट को। जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े ये हैं, जो 5 से 10 के बीच कोई नंबर हो 2 बार रिपीट है, 10 से 15 के बीच जो कोई नंबर है वो 3 बार रिपीट है, ऐसे रिपीटेशन है उसमें, ठीक है। तो नंबर कहाँ है, हमारा यहाँ पर है क्लास इंटरवल में। तो नंबर में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है, सबसे लोएस्ट तो 5, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट 30, मतलब 30 माइनस 5, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इक्वल टू 25। तो इस श्रेणी का जो प्रसार है वो कितना है, 25। रेंज कितना है, 25 तक का रेंज है। ये हो गया कंटिन्यूअस सीरीज को भी सॉल्व। मत देखें तो रेंज सबसे सिंपल
प्रकार है किसका, विचलन के माप का, सबसे सिंपल प्रकार, जिसमें तीनों कैटेगरी में या तीनों सीरीज में इजीली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज और आता है, कोएफिशिएंट। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि इसके गुणक को भी ज्ञात कीजिए, रेंज के गुणक को निकालिए, तब आपको क्या करना है, गुणक या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तीनों सीरीज के लिए सेम काम है। रेंज में क्या होगा, हायर वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। ये है फॉर्मूला किसका, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या था, यहाँ पर तीनों सीरीज के लिए सेम है, हाईएस्ट वैल्यू उसमें भी निकालेंगे, लोएस्ट, और उसी को सेम इस फॉर्मूले में रखेंगे। क्यों, कोएफिशिएंट अगर बोलता है निकालने के लिए तब, इसका मतलब है गुणक, रेंज का गुणक क्या है। तो गुणक जानने के लिए जाए हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को रखते हैं 30 माइनस 5 अपॉन 30 प्लस 5, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अब दोनों सॉल्व करेंगे तो आंसर, मैं यहाँ थोड़ा इसको मिटाता हूँ, आंसर हम निकालेंगे। तो ऊपर हमारे हमको मिल गया था क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू 25 अपॉन नीचे आ जाएगा 35। दोनों को सॉल्व किए तो अब इसको आप लोग कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा। 5 5 जा 5 7 जा 5 अपॉन 7, 0.71, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा 0.71 जब डिवाइड करोगे तो ऐसे ही रेंज का अगर कोएफिशिएंट बोलता है, चाहे किसी भी सीरीज में बोले, इसी फॉर्मूले से आपको पूरा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। रेंज का गुणक या विस्तार का गुणक, इसका मतलब होता है गुणक। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, हम रेंज को सीख लिए, सॉल्व कैसे करते हैं। इसके बाद हमारा प्रकार 2, प्रकार 2 में या टेस्ट 2 में कौन सा आ जाएगा, क्वार्टाइल। प्रकार का एक सीक्वेंस में मैं लिखवाया था, वो सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे हम क्या करते हैं, सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे सरल रेंज था, तो सबसे पहला प्रकार हुआ, उसके बाद क्वार्टाइल है, उसके बाद मीन है, फिर स्टैंडर्ड है। इसलिए धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं कठिन की ओर। हालांकि वो भी उतना कठिन नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग थोड़े से वो थोड़ा लेंदी है। क्वार्टाइल डेविएशन, यहाँ डिस्पर्सन भी लिख सकते हो, वेरिएशन भी लिख सकते हो। वैसे क्वेश्चन में आप लोग को कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग मैथ वाले नहीं हो, फिजिकल डिपार्टमेंट को या अदर डिपार्टमेंट भी रहते ना, तब भी आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं देते, जो रेगुलर यूज होते हैं उसी वर्ड को ही देते। डेविएशन, वेरिएबिलिटी और या डिस्पर्सन, ये 3 वर्ड को ही यूज करेंगे ज़्यादातर। तो क्वार्टाइल डेविएशन मतलब चतुर्थांश विचलन, चतुर्थांश विचलन। अब चतुर्थांश विचलन किसे कहते हैं, पहले फॉर्मूला बताता हूं तो आपको डेफिनेशन आसानी से समझ में आएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म QD, क्वार्टाइल डेविएशन, इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ये सिर के ऊपर से आ रहा होगा Q3 क्या है, Q1 क्या है। तो Q3 और Q1 हमारा पहला चतुर्थांश है। मैंने हर फॉर्मूले में आपको हर एक टर्म्स को बताया कि उसका मतलब क्या है। सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी जब पढ़ा रहा था तब उसमें आप लोगों को मैंने ऐसा लिखवाया नहीं था, मैंने बोल के बताया था, उसको आप कॉपी में लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। नहीं करेंगे तो बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, भूलेंगे।
लिखने से ज़्यादा याद होता है हर चीज़, तो लिख लेना। Q1 इक्वल टू क्या है हमारा, प्रथम चतुर्थांश। Q3 तृतीय, ऐसे Q2 भी होगा, Q4 भी होता है, लेकिन हमको प्रॉब्लम में सिर्फ 3 और 1 से मतलब है। तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। अब ये चतुर्थांश होता क्या है ये समझना है। हमने तो जान लिया Q3 का ये बोलते हैं, Q1 को ये बोलते हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है थोड़ा समझने के लिए एक छोटा सा लाइन डायग्राम बनाता हूँ, आराम समझ में आएगा। मान लो ये लाइन है, ठीक है, चतुर्थांश क्वार्टर, क्वार्टर मतलब जो 4 भागों में बटा हो, ठीक है, क्वार्टर, और ये वही क्वार्टर है, Q3 Q1, पहला और तीसरा। तो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग और ये 4 भाग। हमने लाइन को बांट दिया 4 भागों में, एक लाइन था। तो ये पहला जो क्वार्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो है फर्स्ट क्वार्टर है, मतलब यहाँ से जितना भी नंबर होगा, क्योंकि हम आंकड़ों पे ही इसको सॉल्व करेंगे, तो जितने भी नंबर इतने में होंगे वो Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। जितने बीच का पूरा आंकड़ा क्या है, Q4 के भाग में, ये Q3 के में, ये Q2 के में, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अब चलते हैं इसके कैलकुलेशन में, सॉरी डेफिनेशन की ओर। हमने चतुर्थांश को समझा, अब डेफिनेशन क्या कहेगा, तो सेम फॉर्मूला को देखो और डेफिनेशन बनाना, सबके सब समझदार हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, तृतीय चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश के अंतर का आधा। फिर से बोलता हूँ, तृतीय चतुर्थांश तथा प्रथम चतुर्थांश के अंतर का आधा क्या कहलाता है हमारा, क्वार्टाइल डिविएशन। कुछ टर्म्स और हैं इसमें, तो इसको लिख देते हैं, सॉरी, तो लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमको चतुर्थांश कहाँ से निकालना है, कोई श्रेणी दिया होगा या आंकड़ों का समूह दिया होगा वहीं से, तो किसी श्रेणी में तृतीय चतुर्थांश, पूरा नहीं लिखा इसको, तृतीय चतुर्थांश तथा प्रथम, जो पहले उसको पहले, बाद में उसको बाद में, तथा प्रथम चतुर्थांश के अंतर का आधा क्या कहलाता है, चतुर्थांश विचलन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिभाषा फॉर्मूला। कुछ टर्म्स और हैं जिसको हम देखेंगे, परिभाषा लिख लीजिएगा। क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, रेंज हम पढ़ चुके हैं, तो इसी का इसमें भी रेंज निकलता है, वो कैसा होता है, क्योंकि क्वार्टाइल में रेंज क्या है वो जानना है, तो इंटर, हो सकता है कि आपका एग्जाम में काम ना आए, लेकिन अगर आप इसके बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं, एमपीएड करते हैं, या फिर एमपीएड करने के बाद रिसर्च में घुसते हैं, तब वहाँ पर आपको ये काम आएगा। इसको इसे थोड़ा जान लो, छोटा सी चीज़ है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, क्वार्टाइल, तो इसमें क्वार्टर का हाईएस्ट कौन सा है वैल्यू, वो है Q3, Q4 नहीं, Q3 माइनस Q1, क्योंकि हमको क्वार्टाइल डिविएशन के लिए किसकी जरूरत होती है, Q3 की और Q1 की ही जरूरत होती है, इसलिए रेंज भी उन्हीं के बीच में निकलेगा।
अब इसी का हम आधा कर देते हैं तो क्या होता है, वो क्वार्टाइल डेविएशन बन जाता है। और आधा इसको 2 को हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या होता है, इंटर हम क्या देख रहे हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था मैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इंटर मतलब अंदर का ना कि बाहर का। रेंज में क्या होता है, पूरा बाहर टू बाहर हम निकालते हैं रेंज को, उसके प्रसार में क्या है। लेकिन यहाँ पर क्वार्टाइल में 4 क्वार्टर में बांटते हैं और यहाँ बोला जा रहा है इंटर क्वार्टाइल, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ताकि, क्योंकि ये अंदर के जो क्वार्टर है उसके बीच पे रेंज को जानना है। तो ये Q3 था अंदर वाला क्वार्टर, इधर का अंदर वाला क्वार्टर Q1, इनके बीच का रेंज जानना है। इसी में हम मीडियन में जब देखते थे तो क्या होता था, ये बीच का भाग आता था डायरेक्ट, लेकिन क्वार्टाइल में 4 भागों में बांटा जाता है, इसलिए इन दोनों के बीच का रेंज देखते हैं। तो यहाँ 25% इधर का और इधर का 25% हम छोड़ देते हैं और बीच का लेते हैं कितना, 50%। ये हमारा कितना है, 50%। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो, वैसे तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, फ्यूचर में काम आएगा जो हायर एजुकेशन में जाएगा। अब आते हैं हम कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में सबसे फर्स्ट कौन सा सीरीज देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। सीरीज को पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो मान लो हमारे पास कोई सीरीज दिया है 4, 2, 8, 6, 4, 3, 2, 5, ठीक है। ये एक सीरीज दिया हुआ है। कितने नंबर है टोटल इसमें, 4, 4, 8 नंबर है, ठीक है। अब 8 नंबर हैं तो हम क्वार्टाइल निकालना है। तो सबसे पहले जैसे मीडियन में हम काम करते थे कि बीच का निकालने के लिए कैसे जानेंगे, तो ऐसे में तो बीच को जान नहीं सकते, तो क्या करते थे, हम उसको एक सीक्वेंस में जमाते थे, चाहे असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। तो वैसे ही इसको भी असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में हम जमा लेते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर डिजिट क्या है, बढ़ते क्रम, ठीक है। 2 बार हो गया, ये कैंसिल लिख लिया हम इसको। इसके बाद 3, फिर 4, फिर 4, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर 5, 6, 8। तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको जमा लिया। अब इसको क्वार्टाइल हम बांट सकते हैं 4 भागों में, लेकिन इसको हमको फॉर्मूले के थ्रू बांटना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे तक को दिख रहा है। अब इसमें हमको जानना है क्या, Q1 कौन सा है और Q3 कौन सा है। ऐसे में तो बोल नहीं सकते, क्योंकि 8 नंबर है तो हम हो सकता है सिंपली बांट लें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Q1 के लिए फॉर्मूला है, क्वार्टाइल डेविएशन का मेन फॉर्मूला तो ये है, लेकिन ये दोनों निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है, Q1 इक्वल टू n+1/4। मीडियन में हम 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। और ये एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये चाहे सम हो चाहे विषम हो, मीडियन में चेंज होता था फॉर्मूला, यहाँ पर सम हो चाहे विषम हो, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा फॉर्मूला में। तो ये यहाँ पर बेनिफिट है, n+1/4 वहाँ पर, ठीक है। तो n कितना है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 +1/4 इक्वल टू 9/4 वहाँ पर। हमें अभी सिर्फ इतना, अभी इसको कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पर कौन सा पद है वो देखेंगे। तो इस लाइन को मैं मिटा रहा हूँ। फॉर्मूला सबसे पहले याद हो गया होगा। यहाँ पर आया क्या, Q1 इक्वल टू 9/4 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.25 वहाँ पर करके आएगा।
ये सम संख्या था इसलिए इसमें पॉइंट में आ रहा है, अगर विषम होता तो पॉइंट नहीं आता। अब इस पॉइंट वाले को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो 2 का 2 वहां पर, अब ये इसके साथ तो प्लस है तो प्लस 0.25, ठीक है। हमारा कौन सा पद जो है? ये दूसरा वाला पद, क्योंकि 1 और ये 2, दूसरा पद आ गया, दूसरा पद प्लस, अब उसी के बाद दूसरा और तीसरे के बीच में आएगा ये वाला नंबर, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा के बीच, तो यहाँ पर हमको करना होगा क्या? तीसरा पद, तीसरा वहां माइनस दूसरा वहां, ठीक है। दूसरा पद, पूरा पद नहीं लिख रहा हूं मैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो सेकेंड वाला पद क्या है हमारा? 2 लिखिए प्लस 0.25। अब इसके बाद ब्रैकेट में तीसरा पद देखते हैं, 1 2 3, तीसरा पद ये है तो 3, और दूसरा पद कौन सा है? 2, पहले ही जानना है। अब यहां से इसको सॉल्व कर देंगे। चलो, सीरीज को तो लिख चुके होंगे, कॉपी में लिख देना। यहां सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस, इसमें आएगा कितना? 1, मतलब 1 से अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? सेम टू सेम रहेगा, वो कोई चेंजेस नहीं। हम 0 सामने लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। अब इसका आंसर क्या मिला हमको? जोड़ेंगे तो 2.25। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल, सॉरी फर्स्ट क्वार्टर। अब हमको निकालना है क्या? थर्ड क्वार्टर। तो ये वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू अभी जरूरत पड़ेगा। 2.25। नेक्स्ट अब क्या निकालना है हमको? Q3। उसके बिना हम फॉर्मूले में को सॉल्व नहीं कर सकते। तो Q3 हम देखेंगे। अब Q1 के लिए क्या फॉर्मूला था? n + 1/4। यहाँ 1 मल्टीप्लाई था, लेकिन मैं उसको लिखा नहीं था, क्योंकि 1 से कोई चेंजेस होता नहीं है नंबर का। चाहे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, वो सेम टू सेम रहेगा। लेकिन अब हम कौन सा क्वार्टर देख रहे हैं? थर्ड। तो थर्ड के लिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर वहाँ पर जरूर लिखना, क्योंकि ये अगर नहीं देखोगे तो बाद में कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाओगे। 3, यहाँ पर n हमारे पास कितना था? 8 + 1/4 वहाँ पर। और चूंकि इसको हमने सॉल्व किया था, 9/4 आया था, तो कितना आ गया था? 3 × 2.25। ये हमारा वहाँ पर आंसर आया हुआ था, वहाँ पर करके इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 6.75 वहाँ पर, ठीक है। अभी तक हमारा आंसर आया नहीं है, ये सिर्फ पद को बता रहा है। अब पद को बता रहा है तो यहाँ पर भी सेम इसी कंडीशन से हम क्या करेंगे? निकालेंगे। छठवां पद क्या था? मैंने सीरीज मिटा दिया, अपने लिए कुआं खोद लिया। 2 3 4 4, फिर क्या था? 6 5 6 और एक था 8, शायद यही था सीरीज, ठीक है। अब सीरीज में देखते हैं कि 6.75, तो छठवां पद प्लस 0.75 वहां पर, सॉरी यहाँ पर हमको क्या लिखना है कि ये वाला पद कहाँ पर आ रहा है। तो छठवां पद देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा छठवां पद है, लिख लेते हैं 5। अब इसमें क्या आना था हमारा कि ये छठवां पद किसके किसके बीच आ रहा है? 6.75। तो 6.75 कहाँ पर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, और 6.75 मतलब ये छठवें और सातवें पद के बीच में कहीं पर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर वो पद होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर सातवां पद माइनस छठवां पद। पांचवा पद हमको मिल गया, 5 है, यहाँ पर 0.75, इसमें घटाएंगे तो क्या होगा?
यहाँ पर कितना था 6, सातवां पद हमारा 6 है, सातवां पद, और छठवां पद क्या है 5, तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 5 गया तो 1, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी को मिटा के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 प्लस ये तो सेम है तो 5.75 ही यहाँ पर आंसर होगा। आपको अब मिल गया Q1 मिल गया और Q3 दोनों मिल गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का। तो क्वार्टाइल डेविएशन QD इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, Q3 का वैल्यू मिला हमको 5.75 माइनस 2.25, Q1 का वैल्यू अपॉन 2, यहाँ से माइनस कर देंगे तो 3.50 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 2 7 जा 14 5 1.75 क्या निकला, हमारा आंसर निकला क्वार्टाइल डेविएशन। अब चूंकि रेंज में हमने क्या निकाला था, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला था, सेम इसमें भी हमको क्या निकालना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये लास्ट स्टेप, इसके बाद हमारा ये क्वार्टाइल डेविएशन खत्म हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एक बार लिख चुका था, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें फॉर्मूला, चलो पूरा इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, फिर पूरे का अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो मेन फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू इतना।